So hello guys, this is me Aniket Gupta. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the topic parasitic adaptation and degeneration from unit first. पैरासिटोलॉजी से हमने फर्स्ट यूनिट जो है आपका वहाँ से एक लास्ट टॉपिक आपका उठाया है पैरासिटिक अडाप्टेशन और डिजनरेशन। इससे पहले इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगा। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत वास्ट है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है, और पिछले साल के पेपर में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पैरासिटिक अडाप्टेशन है और डीजेनरेशन है, 2 टर्म्स हैं। अडाप्टेशन क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ हम करते हैं, चेंज ले आते हैं बॉडी के अंदर, ताकि हम किसी चीज़ से क्या कर सकें, सूट, हमें कोई चीज़ के साथ सूट हम कर सकें हम अपनी बॉडी को। ठीक है, तो अडाप्टेशंस क्या होता है? वेरियस मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उसको इनेबल बनाए, योग्य बनाए, ताकि वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, चेंजेस लाना बॉडी के अंदर, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाना। ठीक है, नो अडाप्टेशंस डेवलप्ड बाय द पैरासाइट। अब क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो अपने अंदर कुछ अडाप्टेशंस को डेवलप करता है, ताकि वो अपने पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को सूट कर सके, ताकि वो जो उसका लाइफ क्या है, उसने पैरासाइट की तरह डिफरेंट होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है, और उस होस्ट की बॉडी के अंदर रहने के लिए उसको किस किस चेंजेस से जाना पड़ेगा, तो वो करता है। मीन्स अपनी बॉडी के अंदर अडाप्टेशंस वो पैदा कर लेता है, चेंजेस लाकर। ठीक है, उनको बोलते हैं पैरासिटिक अडाप्टेशंस। अब पैरासाइट जो है अपनी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को सूट करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ पैरासिटिक अडाप्टेशंस में जाता है: मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन और रिप्रोडक्टिव अडाप्टेशन। 3 टाइप्स की हमारी अडाप्टेशंस हैं। मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, रिप्रोडक्टिव है। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल की बात करें अगर, तो मॉर्फोलॉजिकल में, जैसा कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। पैरासाइट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को कैरी आउट करते हैं, ताकि वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को सूट कर सके। अब जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, मतलब कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड है: डीजनरेशन, इलेबोरेशन एंड न्यू फॉर्मेशन। डीजनरेशन, इलेबोरेशन, न्यू फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर मैं डीजनरेशन की बात करूं, डीजनरेशन में क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स डीजनरेट हो जाएंगे, मींस ख़त्म हो जाएंगे, जिनका यूज़ दैट आर नॉट यूज़फुल, जिनको कोई यूज़ नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स अ पार्शियल, इनकम्प्लीटली या फिर कम्प्लीटली वो क्या कर देगा, उन ऑर्गन्स को लूज़ कर देगा जिनकी उसको जिस ऑर्गन की उसको पैरासाइट को ज़रूरत नहीं है। इलेबोरेशन आता है। इलेबोरेशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स जो हैं बहुत इलेबोरेट हो जाते हैं, इन्लार्जमेंट हो जाती है कुछ ऐसे ऑर्गन्स की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो पैरासाइट अपना पैरासिटिक लाइफ को कैरी आउट कर सके। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो उसको बहुत ज़्यादा चाहिए उसको, क्योंकि उसको पैरासाइट को होस्ट की बॉडी में रहना, उसको कुछ ऑर्गन चाहिए, तो उस कंडीशन में वो अपने उन ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन हो जाती है उन ऑर्गन्स की। एंड द थर्ड वन इज़ न्यू फॉर्मेशन। न्यू फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स टू मीट
न्यू रिक्वायरमेंट्स अगर पैरासाइट को आई हैं तो उस कंडीशन में वो न्यू स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये किस में आया, मार्फोलॉजिकल चेंजेस में। तो हम वन बाय वन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डीजनरेशन पढ़ना है, डीजनरेशन के बाद इलेबोरेशन डिटेल में पढ़ना है, और फिर नियो फॉर्मेशन आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले मैं डीजनरेशन को पढ़ाऊँगा। डीजनरेशन में क्या है कि कुछ ऑर्गन्स जो ज़रूरत नहीं थी वो लूज़ हो गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। क्या आ जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। अब हम बात करते हैं कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में। अब वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी, कहीं पर भी नहीं जाना न्यूट्रिशन के लिए, उसको वहीं पर ही क्या हो रहा है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ मूवमेंट, सो दैट दे डोंट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स। उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होंगे। लाइक प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, इनके अंदर जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे। कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस हैं। अगर हम बात करें जियार्डिया की, जियार्डिया के पास 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होता है। ट्रिपैनोसोमा के अंदर एक सिंगल फ्लैजिला रहता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर सीटोपोडियम रहता है, लोब शेप का सीटोपोडियम रहता है। कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस होते हैं, लेकिन कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस को लूज़ कर देते हैं क्योंकि उनको कहीं पर भी नहीं जाना होता। जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी के ऊपर फीड करता है, मतलब कि आरबीसी के अंदर ही उसको हेमोग्लोबिन मिल चुका है, वो वहाँ पर उनको फीड कर रहा है, उसको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट कंडीशन वहाँ पर उसके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं होते। पैरासिटिक हेल्मिन्स की बात करें, पैरासिटिक हेल्मिन्स के अंदर भी एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन लैक करता है, क्योंकि वो जहाँ पर भी रहते हैं वो ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर अबंडेंस ऑफ फूड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं होते। इसके बाद है कुछ एपिडर्मल सीलियास फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं फ्री लिविंग ट्यूबुलेरियंस में। प्लेनेरिया वगैरह जो होते हैं ना, प्लेनेरिया, वहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे सीलियास होते हैं, और ये प्लेनेरिया फ्री लिविंग होते हैं, किसी पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं रहते। ठीक है, अब क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस और किस किस में एब्सेंट होते हैं थ्रू द लाइफ इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, लाइक टेनियस सोलियम। टेनियस सोलियम में भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं होता। फ्री लिविंग लार्वल स्टेजेस हैं कुछ फिशियोला की। ठीक है, एपिडर्मल सीलिया मिरासिटियम लार्वा में, सर्केरिया लार्वा में वाइब्रेटाइल टेल होती है डिस्पर्सल के लिए। ये फ्री लिविंग रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं रहते। अब क्या है, एस्केरिस की बॉडी वॉल के अंदर वेल डेवलप्ड मस्क्यूलेचर होता है, तो वहाँ पर ही क्या करता है, वो गट के अंदर ही क्या करता है, मूवमेंट करके, अंदर ही मसल से मूवमेंट करके न्यूट्रिशन को ले लेता है, उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। किसको, एस्केरिस को। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ऑर्गेनेलिस। डाइजेस्टिव ऑर्गेनेलिस में क्या आ गया, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स जो हैं वो ऐसे मीडियम में रहते हैं जहाँ पर बड़ा ज़्यादा फूड है। ठीक है, जैसे जियार्डिया, इंटेस्टाइनलिस और ब्लड पैरासाइट ट्रिपैनोसोमा, इनको हम सैप्रोजोइक बोलते हैं या फिर ऑस्मोट्रोफिक बोलते हैं इंडियन न्यूट्रिशन, जिसमें ये लिक्विड और डिफ्यूजिबल फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। तो वहाँ पर इनको डाइजेशन करने के लिए ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर सैप्रोजोइक हैं, ये सिंपली क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उसको, कम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का इनमें नहीं है, ये सैप्रोजोइक है। तो ये क्या करते हैं, ये उस ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे फूड के ऊपर फीड करते हैं लिक्विड और डिफ्यूजिबल है, जो डिफ्यूजिबल ऑलरेडी है, सिंपली इनको एब्जॉर्ब करना है।
तो इनके अंदर फूड वैक्यूल या साइटोस्टोम नाम का ऑर्गेनेलिस नहीं होते। अगर हम बात करें फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स की, लाइक अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर क्या होता है, प्रॉपर वहाँ पर फूड ट्रैपिंग ऑर्गेनली भी है, फूड को ट्रैप करने के लिए ऑर्गेनली भी है, सीटोपोडिया है, और पैरामीशियम के अंदर सीलियास है। ठीक है। अब कुछ एंडो पैरासिटिक हेल्मिन्स हैं जो कहाँ रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। हेल्मिन्स ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड होता है और कंपटीशन बहुत ही कम होता है। वहाँ पर कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स लाइक टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिटेटा, टेनिया हाइमेनोलेपिस, टेनिया काइनोकोकस। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है और ये भी क्या करते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें लिक्विड और सिंपल फूड यानी कि डिफ्यूजिबल फूड को सिंपली क्या करते जाते हैं, एब्जॉर्ब करते जाते हैं बॉडी वॉल से। अब नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। सिस्टोड्स के पास हमें पता है जो भी टेनिया सोलियम होते हैं वहाँ पर उनके एक रिबन लाइक बॉडी होती है, लंबी सी बॉडी होती है। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बॉडी वॉल से जब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लेकिन जो निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स में एस्केरिस वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पर सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक बॉडी वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक है, क्यूटिकल लेयर है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, फेरेंक्स एक सक्टोरियल अपीयरेंस बनाता है। फेरेंक्स जो है वहाँ पर एक सक्टोरियल अपरेटस बनाता है। सक्टोरियल अपरेटस में क्या होता है, फेरेंक्स इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या, बाहर भी जा सकता है अंदर भी आ सकता है। वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो उससे क्या करते हैं, वो फूड को सक करते जाते हैं। लेकिन अगर प्लेनेरियास की बात करें वहाँ पर फेरेंक्स रिवर्सिबल होता है और वो वहाँ से क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एस्केरिस में सक्टोरियल अपरेटस होता है। ठीक है, सक्टोरियल अपरेटस से वो क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फूड को सक कर लेते हैं। लेकिन प्लेनेरियंस में रिवर्सिबल फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल फेरिंग्स क्या होता है, जो बाहर निकालेंगे इस फूड को लेके वापस अंदर डाल लेंगे। ठीक है, फूड को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद है न्यूरोसेंसरी ऑर्गेनेलिस। थर्ड है न्यूरोसेंसरी ऑर्गेनेलिस। प्रोटोजोन जितने भी हैं वो एक वेल प्रोटेक्टेड हैबिटेट में रहते हैं, यूनिफॉर्म कंडीशंस होते हैं, वहाँ पर उनको न्यूरोसेंसरी और या फिर कंट्रैक्टाइल ऑर्गेनेलिस नाम के जो भी ऑर्गेनेलिस होते हैं वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पैरासाइट्स स्पेशली एंडोपैरासाइट जो कि वेल प्रोटेक्टेड फाउंड इन वेल प्रोटेक्टेड हैबिटेट विद यूनिफॉर्म कंडीशंस, वहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है लोअर ऑर्गेनाइजेशन का है दैन इन द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फ्री लिविंग रह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन नहीं है, वहाँ पर उनको खुद की बॉडी ने क्या करना है, मेंटेन करना है, कोप अप करना है एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं, जो यूनिफॉर्म कंडीशंस में रह रहे हैं, प्रॉपर टेम्परेचर में रह रहे हैं, उनको वहाँ पर किसी भी तरह के न्यूरोसेंसरी या नर्वस सिस्टम का जो है वो प्रॉपर उनका नहीं होगा, वो लोअर ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है, अगर हम एस्केरिस की बात करें वहाँ पर एक कंप्लीट सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ वहाँ पर छोटे छोटे पैपिले होते हैं, सर्वाइकल पैपिले, लेबियल पैपिले, प्री एनल पैपिले एंड पोस्ट एनल पैपिले। ठीक है, लेकिन जो फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म्स है वहाँ पर सेंस ऑर्गन है, ब्रेन भी है, आई स्पॉट भी है मीरासीडियम लार्वा में। जो लार्वा कहाँ रहता है, फ्री लिविंग रहता है। फ्री लिविंग लार्वा में क्या है, ब्रेन भी प्रेजेंट है, आई स्पॉट भी प्रेजेंट। लेकिन एस्केरिस कहाँ रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, वहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैपिले हैं, सर्वाइकल पैपिले हैं, लेबियल पैपिले हैं, एनल पैपिले हैं, पोस्ट एनल, प्री एनल और पोस्ट एनल पैपिले हैं। अनदर थिंग जो और कौन से चीज़ें हैं जिनको वो डिजनरेट कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी अपरेटस। ऑस्मो रेगुलेटरी अपरेटस हो गया कि ऑस्मो मतलब कि वहाँ पर वो क्या करेगा,
मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर के अंदर जो सार्कोडीन्स होते हैं, अमीबे वगैरह होते हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, सीलियस हैं, वो उनके अंदर हाइपरटोनिक साइटोप्लाज्म होती है। ठीक है, उनके अंदर हाइपरटोनिक साइटोप्लाज्म होती है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है स्पोरोजोन्स में आता है, वो आइसोटोनिक मीडियम में रहता है। वहाँ पर किसी भी तरह की कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मैंने ऊपर बताया अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, वहाँ पर हाइपरटोनिक साइटोप्लाज्म होती है। तो क्या होता है, यहाँ से कुछ साल्ट्स अंदर बाहर बॉडी के जाएगा। यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर और बाहर कैसे ही है। ठीक है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो है एक बहुत ही ऐसे मीडियम में रहता है जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है बाहर और अंदर, इसलिए वहाँ पर उसको किसी भी तरह के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की नीड नहीं होती। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गेनेलिज भी हैं। ये थोड़े अजीब सा है, आप इसे स्किप कर सकते हो। तो डी जनरेशन में आप टोटली 4 पढ़ सकते हो। कौन कौन से? फर्स्ट हमने पढ़ा लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, डाइजेस्टिव ऑर्गेनेलिज, उसके बाद न्यूरोसेंसरी ऑर्गेनेलिज, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेलिज। कईयों में वो प्रेजेंट थे, कईयों में एब्सेंट थे। तो आपने सिर्फ यही पढ़ना है किस किस पैरासाइट में ये चीज़ें प्रेजेंट है, किस किस पैरासाइट में ये चीज़ें एब्सेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इलेबोरेशन वाला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।